गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर 4 सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर रहेगा 10 और टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस तथा आज़ाद हिंद फौज। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक युग पुरुष हैं जिन्होंने अपनी निष्ठा, लगन, धैर्य एवं साहस के साथ प्रवाह के विपरीत तैरकर मातृभूमि को विदेशी दासता से मुक्त करवाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। देश की आज़ादी की लड़ाई में उनका नाम महात्मा गांधी के साथ ही लिया जाता है। वह निसंदेह एक निर्भीक योद्धा थे तथा देशभक्ति उनके जीवन का सार थी। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में सुभाष चंद्र बोस के समान त्याग का दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता। उनका नाम विश्व के महान देशभक्तों में लिया जाता है। भारतीय इतिहास में उनका नाम सदा अमर रहेगा। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका हम अध्ययन करेंगे। उनका प्रारंभिक जीवन। भारतीय इतिहास के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म मां प्रभावती की कोख से एक बंगाली परिवार में 23 जनवरी 1897 को कटक के उड़ीसा में हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील एवं समाज सेवक थे। सुभाष का बचपन बड़े सुख व लाड प्यार से बीता। सुभाष के व्यक्तित्व पर उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस एवं माता पिता का अधिक प्रभाव पड़ा। सुभाष पर अंग्रेजी सभ्यता का प्रभाव था सुभाष जी के पिता पर, अतः सुभाष को वो भी अंग्रेजी सभ्यता का पालन करते हुए देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1902 में सुभाष को बैप्टिस्ट मिशन द्वारा संचालित प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में दाखिल करवाया। लेकिन सुभाष को यहाँ का अंग्रेजी वातावरण पसंद नहीं आया और उसने स्कूल में अंग्रेज व एंग्लो इंडियन के बच्चों की संख्या अधिक थी और स्कूल में मुख्याध्यापक व मुख्याध्यापिका भी श्री एवं श्रीमती यंग इंग्लैंड से आए थे और वहाँ भारतीय बच्चों के साथ भेदभाव होता था और वो सुभाष बाबू को ये पसंद नहीं था। 1909 में उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के लिए कटक के रेविनस कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया और वो विवेकानंद को भी पढ़ा करते थे और वो उनसे प्रेरणा लेते थे। वे गरीब लोगों की झोपड़ियों में जाने लगे, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करने लगे। उनके प्रारंभिक समय से उनके मन में समाज सेवा व राष्ट्र सेवा की भावना हिलोरे लेने लगी थी। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद सुभाष बाबू ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया और 1915 में उन्होंने वहां से एफए की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसके बाद वे कॉलेज में बीए उत्तीर्ण करने के लिए अध्ययन करने लगे। वे बचपन से निडर, साहसी, स्वतंत्रता प्रेमी, अद्भुत प्रतिभा के स्वामी थे। वो कोई भी ऐसी बात सहन नहीं कर सकते थे जिससे उनके देशवासियों के या मातृभूमि के सम्मान को धक्का लगे। बीए की परीक्षा पास कर लेने के बाद उनके पिता की इच्छा थी कि वो इंग्लैंड जाकर आईसीएस की परीक्षा पास करके उच्च अधिकारी बने, परंतु वे ऐसा नहीं करना चाहते थे। वो अविवाहित रहकर देश की सेवा करना चाहते थे। लेकिन उनके पिताजी ने कहा कि एक बार गुस्से में कहा कि तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे अंदर आईसीएस की परीक्षा पास करने की क्षमता नहीं है। ये उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची और उन्होंने 1920 में उन्होंने इंग्लैंड जाकर आईसीएस की परीक्षा पास की और उसमें चौथा स्थान प्राप्त किया। लेकिन वे गुलामी के प्रतीक आईसीएस से प्रतिज्ञा त्याग पत्र दे दिया और उन्होंने देश की सेवा के लिए अपना जीवन लगा दिया। फिर उनका राजनीति में प्रवेश होता है। आईसीएस से त्याग पत्र देने के बाद जब वे भारत आए तो इन दिनों भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन वे गांधी जी की नीति और कार्यक्रम से खुश नहीं थे। वे चित्तरंजन दास के गुणों से प्रभावित हुए और उनको अपना राजनीतिक गुरु माना। चित्तरंजन दास भी सुभाष की प्रतिभा, लगन, साहस एवं त्याग की भावना से प्रभावित हुए और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने लगे। आगे जाकर जब प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होना था तो सुभाष चंद्र बोस ने उनका विरोध किया। वह एक जुलूस का नेतृत्व किया।
अंग्रेज सरकार इससे क्रोधित हो गई और उन पर सरकार विरोधी खबरें छापने का आरोप लगाकर 10 दिसंबर 1921 को उन्हें गिरफ्तार करके 6 महीने के लिए अलीपुर जेल डाल दिया गया। ये उनकी पहली गिरफ्तारी थी। अपनी अद्भुत संगठन क्षमताएं, ओजस्वी भाषणों के बल पर उन्होंने बंगाल में देशभक्ति की भावना को सुदृढ़ किया। इस बार उन्हें बार बार जेल में डाला गया। वह जीवन के लगभग 8 वर्ष जेलों में ही बिताए। फिर उन्होंने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की, पार्टी के लिए कार्य किया। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना जब हुई तो गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन वापस लिया तो सुभाष चंद्र बोस को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने गांधी जी को गुस्से में भला बुरा कहा। वे अपने गुरु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज्य दल की स्थापना के कार्य में लग गए। उन्होंने अपने गुरु के काउंसिल प्रवेश कार्यक्रम का समर्थन किया और उन्होंने स्वराज्य पार्टी के पत्र फॉरवर्ड का संपादन कार्य किया और कलकत्ता के वो नगर निगम के आरसी दास कलकत्ता निगम के मेयर बने। तब उन्होंने कलकत्ता को निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किया। उन दिनों इस पद पर 3,000 रुपये मासिक वेतन था। वे आधा वेतन लेते थे और उस वेतन से भी निर्धन छात्रों, पीड़ितों एवं गरीब व्यक्तियों की सहायता करते थे। 1928 में सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध एक अलग पार्टी की स्थापना की जिसका नाम इंडिपेंडेंस लीग था और इसी समय उन्होंने साइमन कमीशन का भी विरोध किया। इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1936 में यूरोप से आने के बाद सुभाष चंद्र बोस पुनः राजनीति में सक्रिय हो गए। वे अपने स्वास्थ्य जांच के लिए वे दिसंबर 1937 में पुणे ऑस्ट्रिया गए। इसके बाद भी इंग्लैंड गए और यहाँ उनकी मुलाकात एटली, स्टैफर्ड क्रिप्स, लस्की, बेविन, आर्थर ग्रीनवुड आदि से हुई। इसी बीच उन्हें सूचना मिली कि उन्हें कांग्रेस के 51वें अधिवेशन जो हरिपुरा में आयोजित होना था उसकी अध्यक्षता का भार दे दिया गया है। इसी प्रकार सुभाष ने 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत की प्राथमिकताओं, नीतियों और कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तिथि निर्धारित कर देनी चाहिए और जोरदार आंदोलन छोड़ देना चाहिए, लेकिन गांधी जी इससे सहमत नहीं थे और उनसे मतभेद हो गया और 1939 में सुभाष चंद्र बोस व गांधी जी का मतभेद चरम सीमा पर पहुंच गया। कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध गांधी जी ने पट्टाभी सितारमैया को खड़ा किया और सुभाष बाबू ने पट्टाभी सितारमैया को करारी पराजय दी, लेकिन गांधी जी के विरोध के बाद वो काम नहीं कर सके और उन्होंने 2 महीने के अंदर एक नए दल की स्थापना की जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था, अग्रगामी दल रखा गया। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध होता है और 1939 में सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। सुभाष ने इस अवसर का लाभ उठाने की योजना बनाई। कहा जाता है कि उन्होंने सावरकर से प्रेरित होकर देश के बाहर जाकर सशस्त्र संघर्ष छेड़ने की योजना बनाई। सुभाष चंद्र बोस उन्हें एक खतरनाक क्रांतिकारी नजर आ रहे थे। अब सरकार ने उन्हें DRI की धारा 138 के तहत गिरफ्तार कर लिया और बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया गया। वहाँ उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया और अंग्रेजों ने उसे घर में ही नज़रबंद कर दिया गया, कलकत्ता के उनके मकान में। सुभाष चंद्र बोस का भारत से निकलना और जर्मनी पहुंचना। सुभाष चंद्र बोस को उनके पैतृक मकान में पुलिस के कड़े पहरे में रखा गया। उनके घर पर उसे केवल उसके कुछ मित्रों एवं घर वालों से ही मिलने दिया गया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया। केवल उनका भतीजा व उनका नौकर उनके कमरे में खाने पीने का सामान रख देते थे। यह चर्चा होगी कि उन्होंने राजनीति का मार्ग छोड़ दिया है तथा अध्यात्म का मार्ग अपना लिया है, परंतु इस दौरान वे भारत छोड़कर विदेशी सहायता प्राप्त करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष छेड़ने की अपनी योजना पर काम कर रहे थे। एक दिन 17 जनवरी 1941 को अचानक घर से मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश बनाकर वे वहां से निकल गए। उसके साथी भगत राम तलवार ने उनको काबुल पहुंचाने में मदद की और काबुल कंधार होते हुए वो जर्मनी पहुंचे। जर्मनी बर्लिन पहुंच करके वहाँ उनका स्वागत किया गया और वो वहाँ पर हिटलर से मिले। हिटलर से जब उनकी मुलाकात हुई तो हिटलर ने उन्हें जापान और सिंगापुर की तरफ से भारत में युद्ध करने का परामर्श दिया। उसके बाद उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और सुभाष का दक्षिणी पूर्वी एशिया प्रस्थान हुआ।
इन दिनों भारत के पुराने प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जापान में थे। वे दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों मलेशिया, बर्मा, जापान, इंडो चीन में बसे भारतीयों को आज़ादी के लिए संगठित कर रहे थे। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने लिखा कि रास बिहारी बोस की पहल पर राजनीतिक सवालों पर विचार करने के लिए भारतीयों का एक सम्मेलन 28-30 मार्च 1942 को बुलाया गया। इस सम्मेलन में भारत की मुक्ति के लिए भारतीयों की एक सेना को गठित करने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रकार जापान सहित सभी दक्षिणी पूर्वी देशों के प्रवासी भारतीयों को लेकर रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की और 100 प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें रास बिहारी बोस को लीग का अध्यक्ष चुना गया। यही आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय हुआ। कैप्टन मोहन सिंह को आज़ाद हिंद फौज का कमांडर नियुक्त किया गया और 1942 तक आज़ाद हिंद फौज में 40,000 भारतीय सैनिक भर्ती हो चुके थे। सुभाष चंद्र बोस को टोक्यो आने का निमंत्रण दिया गया और सम्मेलन में प्रस्ताव पास किया गया कि आज़ाद हिंद सेना भारतीय स्वतंत्रता के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग में न लाई जाए। इसके बाद भारतीय आज़ाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेड थी, जिनके नाम गांधी, नेहरू एवं आज़ाद के नाम पर खड़ी की। शीघ्र ही फौज का प्रयोग जापान के लिए करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उन्हें कैप्टन मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। रास बिहारी बोस व मोहन सिंह में भी मुटाव हो गया और फलतः सुभाष चंद्र बोस को कमान संभालने के लिए सिंगापुर बुलाया गया। 8 फरवरी 1943 को वे बड़ी मुश्किल से कील बंदरगाह से एक पनडुब्बी में बैठकर सुमात्रा पहुंचे और यहां से अपने जापानी मित्र कर्नल यामामोशे के साथ वायुयान द्वारा 13 जून को टोक्यो पहुंचे। टोक्यो में उनकी मुलाकात जापानी प्रधानमंत्री से हुई। अनेक जापानी उच्च अधिकारियों मंत्रियों के साथ बोस की मुलाकात हुई और जनरल तोजो ने उनको पूर्ण सहयोग दिया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज की कमांड संभाली। 2 जुलाई 1943 को बोस सिंगापुर पहुंचे। उनका स्वागत किया गया और सार्वजनिक सभा में सुभाष चंद्र बोस का परिचय करवाया गया। अगले दिन सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड संभाली। इसका नाम आज़ाद हिंद फौज रखा। इस अवसर पर उन्होंने सैनिकों को संबोधित करते हुए एक ओजस्वी भाषण दिया। उन्होंने कहा कि भारत के स्वाधीन सेना के सिपाहियों, आज का दिन मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज सारी दुनिया को सूचित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि भारत की स्वाधीन सेना का निर्माण हो गया है। यह फौज न केवल भारत को स्वतंत्र करेगी, बल्कि स्वतंत्र भारत की भावी सेना का निर्माण भी इसके द्वारा होगा। मेरे साथियों और सैनिकों, हमारा नारा होगा, दिल्ली चलो। आज़ाद हिंद फौज ने सिंगापुर, मलाया, जावा, सुमात्रा, बर्मा आदि स्थानों पर अपने दफ्तर खोले। बोस ने फौज की कमान संभालने के पश्चात नागरिक वेशभूषा त्याग दी व सैनिक वेशभूषा पहन ली। इस समय आज़ाद हिंद फौज की संख्या 12,000 थी। सिंगापुर, जावा, मलाया आदि स्थानों पर बंदी बनाकर लाए गए 10,000 सैनिक भी शीघ्र उसमें आ मिले और 1945 तक फौज की संख्या 50,000 तक पहुंच गई थी। सुभाष चंद्र बोस का लक्ष्य 3 लाख सैनिक भर्ती करना था, लेकिन यह आसान कार्य नहीं था। इसके लिए धन की जरूरत भी थी। उनके जन्मदिन पर तुलादान किया और एक गुजराती महिला ने उसे प्रभावित होकर 1 करोड़ रुपया दान भी दिया। एक गुजराती महिला ने 3 करोड़ रुपए की संपत्ति भी उसे दी, जिसे आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना की गई। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन, उसमें सुभाष ब्रिगेड, शाहनाज खान इस ब्रिगेड के कमांडर थे। गांधी ब्रिगेड के नाम पर रखा गया। कर्नल क्याजी इसके ब्रिगेडियर थे। नेहरू ब्रिगेड रखा गया। आज़ाद ब्रिगेड रखा गया और एक लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की गई। कांग्रेस का झंडा तिरंगा था और दौड़ता हुआ चीता इसका प्रतीक था। आज़ाद हिंद फौज के जो उद्देश्य थे, उनका उद्देश्य था भारत से अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को उखाड़ फेंकना और इसके 2 नारे थे नेताजी के, जय हिंद और दिल्ली चलो। भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना 5 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रधान बने। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी अंतरिम सरकार का सिंगापुर में गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ। आज़ाद हिंद फौज को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए रंगून से अराकान की पहाड़ियों के प्रस्थान किया। इस ब्रिगेड ने बर्मा में अंग्रेजी फौज को कड़ी टक्कर दी तथा उनको पराजित करके पेल्टवा, डेल्टमी, मोडोक आदि स्थानों को जीत लिया और सेना आगे बढ़ती गई। 1 मई 1944 को भारत की सीमा में प्रवेश किया व कलांग की मजबूत चौकी पर कब्जा किया।
नेफा में म्यांमार के स्थान पर आजाद हिंद फौज ने स्वतंत्र भारत की राजधानी बनाई म्यांमार को। जापानी सेना के साथ ही सेना ने कोहिमा तथा वहां की चारों ओर की पहाड़ियों पर तिरंगा फहराया। और इसके दुर्भाग्य से आजाद हिंद सेना के पास वायुयान, तोपखाना, मोटर, मशीन गनों के पुर्जे नहीं थे और न ही आवश्यक संचार की वस्तुएं थी। 3 सप्ताह के अंदर इम्फाल पर अधिकार करना है, उनका ये विचार था। लेकिन अंत में अधिक वर्षा होने से जापानी सेना का टिकना असंभव हो गया। 7 जून को उन्होंने अंग्रेजी सेना का सामना करना छोड़ दिया और आजाद हिंद फौज को भी रसद सामग्री मिलनी बंद हो गई। अतः सुभाष बाबू ने अपना अभियान स्थगित कर दिया। आजाद हिंद फौज द्वारा आत्मसमर्पण। 1944 के बरसात के मौसम में के बाद युद्ध में धुरी राष्ट्रों की स्थिति बिगड़ गई और उनकी हार होने लगी। 7 जून को ब्रिटिश सेना का सामना करना छोड़ दिया और वह आत्मसमर्पण कर दिया। परंतु सुभाष बाबू नहीं चाहते थे कि आजाद हिंद फौज आत्मसमर्पण करे। वो प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर अक्टूबर में जापान गए और जापानी प्रधानमंत्री तोजो जब तक अपदस्थ हो चुके थे और परिस्थिति प्रतिकूल हो चुकी थी, वे आजाद हिंद फौज को सहायता नहीं दे सके थे। 1945 में युद्ध की स्थिति में बदलाव आया। जर्मनी और जापान की हार हुई। अतः आजाद हिंद फौज के जवानों अधिकारियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु। 15 अगस्त 1945 को जापान द्वारा मित्र राष्ट्रों के आत्मसमर्पण करने के लिए किए जाने के पश्चात सुभाष बाबू 16 अगस्त को सिंगापुर के बैंकॉक के लिए रवाना हुए। 17 अगस्त को वे साइगोन पहुंचे। वह उनकी कई प्रमुख अधिकारियों से बातचीत हुई। उसके बाद वे अपने विश्वस्त मित्र हबीबुर रहमान के साथ ताइपे चले गए। यहाँ दोपहर के भोजन के पश्चात उन्होंने जापानी अधिकारी नोशिगो से कुछ सलाह मशवरा किया और उसे रूस के सामने आत्मसमर्पण किए जाने का खुलासा किया। आग से सुभाष बाबू का शरीर बुरी तरह झुलस गया, उन्हें अस्पताल में। और इसके बाद 18 अगस्त को ताइपे के लिए उड़ान भरी तो ताइपे में दोपहर के भोजन के पश्चात वो 2:30 बजे टोक्यो पहुंचे। परंतु विमान में फाराफोसा द्वीप के ताईहोकू नामक स्थान पर आग लग गई और आग से उनका शरीर बुरी तरह झुलस गया। उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां भारत माता के महान सपूत ने अंतिम सांस ली। आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया गया। उसके 10,000 सैनिकों को रंगून से पकड़कर भारत लाया गया। उन्हें देशद्रोही बताया गया और सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने व देशद्रोह का आरोप लगाया गया। उनके 3 उच्च अधिकारियों मेजर जनरल शाहबाज खान, कैप्टन प्रेम कुमार सहगल तथा लेफ्टिनेंट गुरबख्श सिंह ढिल्लो व सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला। देश में उसके विरोध में क्रोध की भावना देश में उबल पड़ी थी। रोषपूर्ण देश में भाषण दिए गए और अंग्रेजों के प्रति विरोध प्रकट किया गया। इसके बाद है हम मूल्यांकन करेंगे सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज की राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रही। सुभाष चंद्र बोस युवकों के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने व्यक्तिगत उदाहरण से ये दिखाया कि किस प्रकार युवा राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को संघर्षशील बनाना। वो ईंट का जवाब पत्थर से देने में विश्वास रखते थे। वे गांधी जी की अहिंसात्मक एवं धीरे चलने की नीति के विरोधी थे। उनका विचार था कि कांग्रेस को अंग्रेजों को छोड़कर देश चले जाने की समय अवधि निश्चित कर देनी चाहिए। और उन्होंने भारत के युवाओं को ये दिखाया कि किस प्रकार से संघर्ष किया जा सकता है और संघर्ष के बल पर राष्ट्रीय आंदोलन को और तेज बनाया जा सकता है। उनके प्रभाव के फलस्वरूप 1946 में नौसेना में विद्रोह हुआ और वो भारत छोड़कर चले गए। राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि आई। सुभाष बाबू के जो दिलेराना कार्य थे, उनके जो त्याग और साहस भरे कारनामे थे, उसे देश में राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि हुई। उन्होंने सचमुच ये दिखा दिया कि अटूट राष्ट्रीयता की भावना कैसे पैदा की जा सकती है। सांप्रदायिक सौहार्द की स्थापना। उन्होंने जिस समय भारत का राष्ट्रीय आंदोलन सांप्रदायिकता की समस्या से जूझ रहा था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद बढ़ते जा रहे थे, उस समय बोस एवं आजाद हिंद फौज ने गजब की सांप्रदायिकता का एकता का परिचय दिया। उसने अपनी सेना में सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया। दरअसल धर्म की अपेक्षा वे भारतीयता में विश्वास करते थे। आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं को भाग लेने की प्रेरणा दी। उन्होंने इसके लिए झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन भी किया और देश की करोड़ों महिलाओं को सम्मानजनक जगह दी और उनमें साहस
भरने के लिए कार्य किया। भारत की स्वाधीनता को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थान मिला। आज डॉक्टर ताराचंद भी कहते हैं कि असफलताओं के बावजूद आज़ाद हिंद फौज का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान है। बोस ने अंतरिम काम चलाऊ सरकार की स्थापना की तथा शीघ्र ही उसकी सरकार को अनेक देशों ने मान्यता दे दी। प्रवासी भारतीयों का भारत की स्वाधीनता में भाग लेना। सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना से पहले भी क्रांतिकारियों ने विदेशों में बसे भारतीयों के मन में भारत की स्वाधीनता संघर्ष में भाग लेने को प्रेरित किया, परंतु सुभाष बाबू के प्रयासों से उनकी रुचि भारतीय स्वाधीनता में और बढ़ी। नेताजी ने जर्मनी में बसे अप्रवासी भारतीयों को प्रेरित किया और उन्हें अपने संगठन में शामिल किया। भारतीय सेना पर जो प्रभाव पड़ा, आज़ाद हिंद फौज में अधिकांश संख्या उन सैनिकों की थी जो पहले अंग्रेजी सेना में थी या जर्मनी एवं जापान की पकड़ में आ गए थे। उन्हें इनके वहाँ से इन्हें मुक्त करवाया और ये अवगत करा दिया कि भारत के वेतनभोगी सैनिकों की स्वामी भक्ति पर अपने अधीन बनाए रखने के लिए भरोसा नहीं कर सकते और उन्हें भाड़े का सिपाही मानकर भी नहीं चल सकते। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों में अधिकारियों पर मुकदमे चलाए गए। 1945-46 में ब्रिटिश भारतीय सेना में असंतोष की भावना फैल गई। असंतोष की परिणति फरवरी 1946 में मुंबई में नौसेना की बड़ी हड़ताल के रूप में हुई। तो अगर मूल्यांकन करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निष्कर्ष निकालें तो वह भारत माँ के पराक्रमी और योग्य सपूत थे। मातृभूमि से उन्हें अनन्य प्रेम था। उन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन दान कर दिया। वे कुशल राजनीतिज्ञ, उच्च कोटि के सेनानायक एवं महान देशभक्त थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अंग्रेज उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन करके ब्रिटिश साम्राज्य को सशस्त्र संघर्ष द्वारा उखाड़ फेंकने का कार्य किया। ये था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारतीय राजनीति में योगदान। धन्यवाद।